नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का। हम लोग बात कर रहे हैं पाषाण काल की। पाषाण काल के अंतर्गत मध्य पूरा पाषाण काल पे हम लोग कुछ बातें पिछली क्लास में किए हुए थे। आज के क्लास में हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगी। मध्य पूरा पाषाण काल को फिनिश भी करेंगे और लगे हाथ हम लोग कुछ बातों की जानकारी उच्च पूरा पाषाण काल के संदर्भ में भी करेंगे। जब भी हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो कुछ बातें निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले तो यह कि मध्य पूरा पाषाण काल क्या निम्न पूरा पाषाण काल के जैसे ही है या कुछ परिवर्तन इसमें देखने को मिल रहा है। तो पिछली क्लास में भी आपको बताया हुआ था कि निम्न पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो उपकरण होते थे बेसिकली वह बड़े उपकरण होते थे, बड़े औजार देखने को मिलते थे। और बड़े औजार के अंतर्गत आपने हैंडेक्स देखा था, आपने क्लीवर देखा था, और इस समय काल का अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल का अंत होते होते कुछ साक्ष्य स्क्रैपर के भी मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन जब मध्य पूरा पाषाण काल अर्थात परिवर्तन का एक दौर देखने को मिला तो निश्चित रूप से इन पाषाण उपकरण में अर्थात जो पहले के निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ बड़े आकार वाले उपकरण थे, हैंडेक्स, क्लीवर, अब उनके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। और निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण ये रहे, इनके स्वरूप में परिवर्तन आता है, स्वरूप में परिवर्तन आता है। कॉन्सेप्ट वाली बात है, समझने की जरूरत है। स्वरूप में परिवर्तन आता है तो दो बातें निकल करके आती हैं। क्या निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, उपकरण, औजार, क्या वह समाप्त हो गए? उत्तर है नहीं, समाप्त नहीं हो गए, समाप्त नहीं हुए, बल्कि इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। और आकार में अब यह कैसे होने लगे? आकार में छोटे हो गए, कुछ आकार में छोटे हो गए। न सिर्फ आकार में छोटे हो गए बल्कि कुछ और परिष्कृत हो गए और सुंदर दिखाई देने लगे। आकार, बनावट और संरचना में कुछ परिवर्तन आ गया। आकार में छोटे हो गए, परिष्कृत हो गए, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। आकार में छोटे क्यों हो गए? इसका कारण यह रहा क्योंकि अब जो भी उपकरण निर्माण हो रहा है वह फ्लेक पर, फ्लेक जो छिलके होते थे, जो कोर से निकले हुए छिलके होते थे, फ्लेक अर्थात फलक, अब फलक आधारित उपकरण देखने को मिल रहे हैं। अर्थात फ्लेक से बने हुए उपकरण देखने को मिल रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। तो फलक उपकरण इस काल की प्रधानता रही। फलक पर आधारित उपकरण इस काल में बनाए जाने लगे। क्योंकि फलक आधारित उपकरण थे, इस वजह से इस काल की संस्कृति को फ्लेक संस्कृति या फलक संस्कृति नाम दिया गया। फ्लेक या फलक संस्कृति नाम दिया गया। अब एक तथ्य निश्चित रूप से आपको याद होगा कि फ्लेक या फलक संस्कृति नामकरण किसके द्वारा किया गया? एच.डी. सांकलिया के द्वारा ही फ्लेक या फलक उपकरण नामकरण किया गया था। यह तथ्य निश्चित रूप से याद रखना है। तो पहली महत्वपूर्ण बात कि इस काल में अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल के जो मुख्य उपकरण थे वह समाप्त पूरी तरह से नहीं हो गए, बल्कि उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ।
और अब वह आकार में छोटे और कुछ सुंदर दिखने शुरू हो गए। हालांकि ऐसा नहीं था कि हैंडेक्स और क्लीवर ही इस काल में भी चलते रहे, ऐसा नहीं था। हैंडेक्स और क्लीवर लुप्त प्राय हो रहे थे और जो कुछ साक्ष्य मिले हैं वह परिष्कृत रूप के हैं, स्वरूप में परिवर्तित हैंडेक्स और क्लीवर हैं, लेकिन यह इस काल के मुख्य उपकरण नहीं है। इस काल के जो मुख्य उपकरण हैं, मुख्य उपकरण कौन से हैं? तो इस काल के जो मुख्य उपकरण हैं वह स्क्रैपर है, अर्थात खुरचनी है, एंड क्या है? बेधनी है या बेधक है, क्या? पॉइंट है इस काल का मुख्य उपकरण। अर्थात चूंकि मुख्य उपकरण स्क्रैपर और पॉइंट हैं, तो इस आधार पे मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति को स्क्रैपर पॉइंट कल्चर भी कहा गया है, या इसे खुरचनी, बेधनी या बेधक संस्कृति नाम भी दिया गया है। इसके साथ साथ चूंकि यह सब उपकरण फ्लेक आधारित हैं, फलक पर बन रहे हैं, छोटे हैं, फलक पर निर्मित यह सारे उपकरण हैं, आकार में छोटे हैं। मुख्य उपकरण स्क्रैपर पॉइंट हैं, फलक आधारित हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दौर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस दौर में यूरोप और अफ्रीका में भी तमाम सारे साक्ष्य पाए गए हैं। भारत में जो इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं उनकी समानता यूरोप के इस काल के कल्चर से मिलती जुलती है। यूरोप में इस काल का जो कल्चर था उसे मस्तूरियन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अर्थात यूरोप में, विशेषकर पश्चिमी यूरोप में, मध्य पूरा पाषाण काल की जो मस्तूरियन संस्कृति है, ठीक वैसे ही उपकरण भारत में भी प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि एक तुलना करते हुए, एक समानता के क्रम में इस काल को मस्तूरियन संस्कृति के नाम से भी जाना गया। पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन या मस्तूरियन संस्कृति के नाम से भी जाना गया, मस्तूरियन संस्कृति। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल, तो वहां पे अगेन एक नाम आएगा, मेगदेलियन संस्कृति। एक नाम आएगा, मेगदेलियन संस्कृति। एक प्रश्न बनेगा परीक्षा में, निम्नलिखित को उनके कालक्रम के हिसाब से सजाइए, लगाइए। एबीवेली, एशूलियन, मेगदेलियन, मुस्तूरियन, ऐसे भी प्रश्न बनेंगे और आपकी जिम्मेदारी है ध्यान में रखें। आसान है, एबीवेली, फिर एशूलियन, फिर उसके बाद मुस्तूरियन और लास्ट में फिर मेगदेलियन। याद रहेगा निश्चित रूप से। मुस्तूरियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ और बात कि यह जो संस्कृति है, इस संस्कृति के कुछ साक्ष्य या इस समय काल के मध्य पूरा पाषाण कालीन कुछ साक्ष्य नर्मदा घाटी क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। और नर्मदा घाटी क्षेत्र से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इसी समय काल को एक अन्य नाम भी दिया गया है, आद्य नवपाषाणिक
संस्कृति भी नाम दिया गया है। कहने का मतलब कि मध्य पूरा पाषाण के लिए तमाम सारे विविध नामों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस संस्कृति के लिए फलक संस्कृति मुख्य नाम, जो कि एच.डी. सांकलिया के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा स्क्रैपर पॉइंट संस्कृति या फिर खुरचनी बेधनी संस्कृति भी कहा गया है। या इसके अलावा इस संस्कृति को फलक स्क्रैपर ब्लेड संस्कृति भी नाम दिया गया है। मुस्तूरियन संस्कृति भी शब्द प्रयोग किया जाता है। आद्य नवपाषाणिक कल्चर भी इस समय काल के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट होगी। ये तमाम सारे नाम हैं जो कि इस समय काल में जो मानव सभ्यता थी, मानव संस्कृति थी, उसके लिए प्रयोग किए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो मध्य पूरा पाषाण काल है, तो भाई आपको बताया हुआ है कि मध्य पूरा पाषाण काल के विषय में 1954 के पहले के पूर्व हमें जानकारी ही नहीं थी। भारत में 1954 के पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी। अब यूरोप में जानकारी है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह जानकारी हमें नहीं प्राप्त थी। कैसे जानकारी मिली? जानकारी तब मिली जब एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में नेवासा में कुछ खोज कार्य देखने को मिले। नेवासा से कुछ जो उपकरण प्राप्त हुए, एच.डी. सांकलिया ने उन उपकरणों का समय निकालने का प्रयास किया, तो इनको प्रतीत हुआ कि यह जो समय काल निर्धारित हो रहा है नेवासा से प्राप्त इन उपकरणों का, वह न तो निम्न पूरा पाषाण काल का है, न तो उच्च पूरा पाषाण काल का है, न तो मध्य पाषाण काल का है, बल्कि यह जो साक्ष्य प्रतीत हो रहा है नेवासा से प्राप्त उपकरणों का, वह निम्न और उच्च के बीच का प्राप्त हो रहा है। तो नेवासा से एच.डी. सांकलिया साहब को जो कुछ उपकरण प्राप्त हुए, उसका जब टाइम पता किया गया, तो यहां से हमें स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिला कि भारत में भी मध्य पूरा पाषाण काल का कोई एक समय काल था। तो भारत में नेवासा से ही मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी का द्वार खुलता है। फिर से भारत में सर्वप्रथम नेवासा स्थल से मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले या जानकारी का द्वार खुलता है। अब नेवासा के बाद चूंकि अलग अलग भारत के स्थानों से इस दौर के साक्ष्य प्राप्त हुए और जो कुछ अन्य जगहों पे साक्ष्य प्राप्त हुए, लगभग सभी अधिकांश विशेषताएं नेवासा से प्राप्त हो रही हैं। तो नेवासा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया कि मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल था नेवासा। प्रतीक स्थल, प्रारूप स्थल। प्रारूप या प्रतीक स्थल का मतलब वो तमाम सारी खूबियां, विशेषताएं जो उस काल के अन्य स्थलों से भी प्राप्त हो रही हैं, किसी एक स्थान से ही वो तमाम सारी खूबियां अगर मिल रही हैं, तो वह स्थल प्रतीक या प्रारूप स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो नेवासा प्रारूप स्थल घोषित हो जाता है। नेवासा से ही मध्य पूरा पाषाण काल की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। नेवासा प्रारूप स्थल हो जाता है। नेवासा में मध्य पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज का सर्वप्रथम श्रेय
HD सांकलिया साहब को जाता है। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। 1954 के पूर्व हमें मध्य पूरा पाषाण काल भारत में भी रहा। इस दौर में मानव या उसकी सभ्यता या संस्कृति से संबंधित कुछ साक्ष्य हमें 1954 के पहले नहीं प्राप्त हुए थे। सबसे पहले हमें जानकारी नेवासा से HD सांकलिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। तो दो बातें हमने देखा कि मध्य पूरा पाषाण काल के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है। 3-4 नामों का प्रयोग किया गया है, अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। दूसरी बात कि प्रथम जो साक्ष्य इस काल का प्राप्त हो रहा है वह नेवासा से प्राप्त हो रहा है। किसके नेतृत्व में? HD सांकलिया के नेतृत्व में। नेवासा को प्रारूप स्थल कहा जाता है, निश्चित रूप से आपको याद रखना चाहिए। भारत में मध्य पूरा पाषाण काल का भी कोई दौर रहा, कोई कालखंड रहा, इस बात की जानकारी सर्वप्रथम हमें नेवासा से ही प्राप्त होती है। अगली बात, यह जो समय काल है, आपने देखा कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो मुख्य उपकरण जो होते थे वह किस पत्थर के बने होते थे? तो क्वार्टजाइट के बने होते थे। क्वार्टजाइट याद रखना है। मुख्य पत्थर निम्न पूरा पाषाण काल का क्या था? क्वार्टजाइट था। लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में स्थिति बदलती है। और स्थिति क्या बदलती है? यह कि अब इस काल के जो उपकरण हैं वह उपकरण क्वार्टजाइट के भी प्राप्त हो रहे हैं। न सिर्फ क्वार्टजाइट बल्कि चर्ट पत्थर के भी प्राप्त हो रहे हैं, जैस्पर के भी प्राप्त हो रहे हैं, फ्लिंट नामक पत्थर के भी प्राप्त हो रहे हैं, एगेट नामक पत्थर के भी प्राप्त हो रहे हैं, कैल्सीडनी, ये सब अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में जो नग होता है पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, सफेद रंग का, ये सब क्या है? ये सब पत्थर ही तो है। चाहे मूंगा हो गया, चाहे मोती हो गया, चाहे माणिक्य हो गया, चाहे नीली हो गया, चाहे नीलम हो गया, नहीं, चाहे गोमेद हो गया, चाहे लहसुनिया हो गया, तमाम सारे जो हम लोग अंगूठी में बनवा करके पहनते हैं ये अलग अलग प्रकार के पत्थर ही तो हैं। ठीक है, तो पत्थर अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्य उपकरण जहां क्वार्टजाइट पत्थर के होते थे, तो मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के अलावा अन्य तमाम सारे पत्थरों के उपकरण निर्माण देखने को मिलता है। बात स्पष्ट है? जी बिल्कुल। कोई परेशानी? ठीक है, ये जो हम लोग दौर का अध्ययन कर रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल का, मध्य पूरा पाषाण काल कहने का मतलब क्या है? तो मध्य पूरा पाषाण काल कहने का मतलब है कब से कब, मोटे तौर पे लगभग 1 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व, यही है मोटा समय काल इसका। 40,000 से फिर मोटे तौर पे लगभग 10-12 हजार वर्ष पूर्व तक फिर क्या आ जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल आ जाएगा। यह जो दौर है, जो तमाम सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह जो दौर है यह निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का एक दौर है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
हिमयुग के संदर्भ में पहले भी हमने इन बातों को समझा हुआ है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और न सिर्फ जलवायु परिवर्तन हो रहा है बल्कि मानव के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है। मानव स्वभाव, उसकी तकनीकी दक्षता आदि में परिवर्तन हो रहा है, और इन कारणों से मनुष्य अब धीरे धीरे प्रकृति से सामंजस्य बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तक का समय काल मध्य पूरा पाषाण काल का अंतिम दौर बताया जाता है। अब यहीं पे समझ लीजिए, लगभग 40,000 वर्ष पूर्व के आसपास होमो सेपियंस की उत्पत्ति की शुरुआत हो रही है। मतलब प्रकृति से सामंजस्य बनाने की ओर जा रहा है। मनुष्य अब बस आधुनिक बनने की ओर अग्रसर है। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व के आसपास ही होमो सेपियंस के प्रथम अस्तित्व के साक्ष्य प्रतीत होते हैं। मनुष्य आधुनिक बन रहा है। मानव प्रजाति अब आधुनिक मनुष्य के रूप में इसी दौर में यहीं पे परिवर्तित हो रही है। तो निश्चित रूप से वह क्राइटेरिया बन गया होगा, पृथ्वी पर अनुकूल जीवन दिखाई दे रहा होगा, तकनीकी दक्षता, उसका स्वभाव इसकी वजह से बदला होगा, और मनुष्य अर्थात मानव प्रजाति अब आधुनिक मनुष्य बनने की ओर बिल्कुल अग्रसर है। तो याद रखना है, यह जोर दे करके बता रहे हैं क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल के संदर्भ में एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि 4 विकल्प दे दिए, इनमें से कौन सा सही है, गलत है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, डी सी ए सही है। इस प्रकार के प्रश्न में यह दौर जलवायु परिवर्तन का रहा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन ने मनुष्य को और आधुनिक बनने की ओर प्रेरित किया था। तो जलवायु परिवर्तन का दौर यह रहा, निश्चित रूप से हमें याद रखने की जरूरत है। सिर्फ पत्थर उपकरण पर ही हमें डिपेंड नहीं रहना है। जलवायु परिवर्तन का यह दौर रहा जिसने मनुष्य को प्रेरित किया और आगे विकसित रूप धारण करने में। तो जलवायु परिवर्तन को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बात को आगे ले चलेंगे। कुछ प्रमुख स्थल जो कि इस दौर के रहे, प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल के अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में 2 मुख्य स्थल देखने को मिलते हैं। एक पोतवार पठार का जो क्षेत्र है ना, पोतवार पठार, यहां से भी इस दौर के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा पोतवार पठार से इतर हट करके अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अर्थात पाकिस्तान का भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र, भारत का ही नहीं, पाकिस्तान का भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र, वहां पे संघाओ गुफा, याद रखना है कि संघाओ गुफा का संबंध किस दौर से है। तो संघाओ गुफा का मुख्य संबंध प्रश्न हाल फिलहाल में नहीं पूछा हुआ है। मुख्य रूप से इसका संबंध जो है वह मध्य पूरा पाषाण काल से है, मध्य पूरा पाषाण काल से है। किंतु यहां से संघाओ गुफा से उच्च पूरा पाषाण काल के
के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रहेगी बात। मुख्यतः संघाओ गुफा का संबंध किस काल से है? तो मुख्यतः इसका संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से है। हालांकि कुछ साक्ष्य उच्च पुरा पाषाण काल के भी यहां से प्राप्त होते हैं। याद रहेगी बात। इसके अलावा भारत में बात करें तो राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलता है मध्य पुरा पाषाण काल का। राजस्थान के अंतर्गत थार का जो क्षेत्र है ना, थार क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थार क्षेत्र, लूनी नदी घाटी का क्षेत्र, लूनी नदी घाटी का क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लूनी नदी घाटी का क्षेत्र, लूनी नदी जो राजस्थान में बह रही है, तो याद रखना है कि लूनी नदी घाटी क्षेत्र में इस काल में उपकरणों की विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उपकरण मतलब यहां पे औजार, उपकरणों में विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। विविधता मतलब न सिर्फ अलग अलग पत्थरों के उपकरण बन रहे हैं, बल्कि स्क्रैपर, बेधनी, ब्लेड आदि आदि तमाम सारे उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। उपकरणों में विविधता लूनी नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसी कारण से एक महत्वपूर्ण विद्वान जिनका नाम बी.एन. मिश्रा है, बी.एन. मिश्रा ने मध्य पुरा पाषाण कालीन लूनी नदी घाटी क्षेत्र से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उपकरणों के साक्ष्य जो प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे लूनी उद्योग का नाम दिया है। लूनी उद्योग। तो लूनी उद्योग का संबंध किस काल से है? तो लूनी उद्योग का संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से है। लूनी उद्योग नामकरण किसने किया है? बी.एन. मिश्रा ने किया है। क्यों किया है? उपकरणों में विविधता इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इस कारण से किया है। क्लियर है बात? जी बिल्कुल। इसके अलावा थार क्षेत्र हो गया, लूनी नदी घाटी का क्षेत्र हो गया। राजस्थान में और कुछ भी देखने को मिलता है स्थल, जैसे होकरा। अब आपको यह याद रखना पड़ेगा, होकरा। एक और प्रमुख क्षेत्र बरीधानी। ये सब नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आगे कभी भी ये सब बनेगा। बागन, बागन, बेड़च। ये बागन नाम की समझे, ये जो इसमें बागन लिखा, ये जो बेड़च लिखा, बागन बेड़च। इसके अलावा यहां पे एक और लिखा जा सकता है कादमली, कादमली। ये सब नदियां हैं छोटी छोटी, ये तीनों की तीनों नदियां हैं। नदी घाटियां शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। इन नदी क्षेत्रों से भी इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जबकि यह जो लिखा हमने होकरा और बरीधानी, ये सब जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। नहीं, जोधपुर नहीं, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैं, नदी नहीं है। जैसे लूनी नदी, बागन नदी, बेड़च नदी, कादमली नदी घाटी का क्षेत्र मध्य पुरा पाषाण काल से है। आमतौर पे होकरा, बरीधानी, बागन, बेड़च, कादमली का नाम लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप कम से कम इन नामों को निश्चित रूप से याद रखिए। कभी भी एक विकल्प दे देगा, निम्नलिखित में से कौन मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। क्लियर है बात?
राजस्थान में ये कुछ क्षेत्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी तो निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, बेलन घाटी का क्षेत्र। फिर सोनभद्र के अंतर्गत सिंगरौली वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, सिंगरौली वाला क्षेत्र। फिर चंदौली जिला के अंतर्गत चकिया वाला जो क्षेत्र है वह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस काल को लेकर के। और तो और कालपी का नाम निश्चित रूप से आपको याद होगा, कालपी जो कि ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है, अर्थात गंगा घाटी मैदान कह लें, गंगा घाटी मैदान कह लें। एक प्रश्न जो कि निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि भारत में गंगा घाटी क्षेत्र से प्राचीनतम पुरावशेष जो प्राप्त होते हैं वह कहां से प्राप्त होते हैं? भारत में गंगा घाटी क्षेत्र में मानव प्रजाति से संबंधित प्राचीनतम अर्लीस्ट पुरावशेष जो प्राप्त हो रहे हैं वह कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो आपको पता है कालपी से प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई? प्राचीनतम अवशेष कालपी से ही तो प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई? कालपी से ही प्राप्त हो रहा है। निम्न पुरापाषाण काल में हमने देखा था सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अपवाद गंगा घाटी क्षेत्र में कालपी एक है, निम्न पुरापाषाण कालीन। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो कालपी है ना, यहां से निम्न पुरापाषाण कालीन वाला साक्ष्य तो प्राप्त हो ही रहा है प्राचीनतम, इसके साथ साथ यहां से जो मध्य पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, कालीन जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं कालपी की। इस काल में जो संस्तर लेयर प्राप्त हुआ है, इस काल में यहां से हाथी, घोड़ा एवं गाय जैसे पशुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक बात और तो और कालपी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कालपी से मध्य पुरापाषाण कालीन हमने देखा है कि जो उपकरण या औजार प्रयोग में लाए जा रहे हैं वह पत्थर के बने हुए हैं। औजार अर्थात उपकरण जो हैं वह पत्थर के बने हुए हैं। अभी तक हमने यही देखा। कालपी से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है मध्य पुरापाषाण कालीन, तो इसमें औजार जो हैं हड्डी निर्मित भी प्राप्त हो रहा है। हड्डी निर्मित एक नया साक्ष्य मिल गया, नई जानकारी मिल गई। मध्य पुरापाषाण काल में हड्डी के भी औजार अर्थात उपकरण कालपी से प्राप्त हो रहे हैं। अब यहां पे थोड़ी सी एक बंटवारा करना है हमें, जो कि आपको जानना है। अब यहां पे पहली बार जाकर के हम औजार का मतलब यंत्र, औजार का मतलब यंत्र यहां पे हम समझेंगे, और उपकरण का मतलब गैर यंत्र कुछ भी, गैर यंत्र कुछ भी, हड्डी से बना हुआ कुछ भी गैर यंत्र। क्यों यहां पे हम लोग पहली बार अंतर कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उच्च पुरापाषाण काल में हम लोग जाएंगे ना, तो वहां पे पहली बार
हड्डी से बनी हुई कोई मानव आकृति प्राप्त हो रही है। तो यहां पे थोड़ा सा अभी तक हम लोग औजार उपकरण एक ही अर्थ में प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन यहां पे अब आपको कह रहा हूं कि अब थोड़ा सा हमें अंतर कर लेना है। औजार का मतलब यंत्र, किसी काम के लिए प्रयोग किया जाना यंत्र, और उपकरण का मतलब कुछ पुरावशेष गैर यंत्र। जैसे अस्थि निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई है, महिला मूर्ति, लोहदा नाला क्षेत्र से बेलन घाटी के अंतर्गत उच्च पुरा पाषाण काल की। तो वहां पे हम लोग उपकरण का मतलब औजार से नहीं लगाएंगे, वह गैर यंत्रीय हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब अंतर ध्यान में रखना है। हड्डी निर्मित औजार या उपकरण कालपी से मध्य पुरा पाषाण काल के प्राप्त हो रहे हैं। हड्डी निर्मित ही एक महिला के अस्थि अवशेष से बना हुआ उपकरण भी प्राप्त होगा, लेकिन वह औजार नहीं है उच्च पुरा पाषाण काल में। इस वजह से यह अंतर आपको बताया। कालपी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बात करें हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सोन घाटी का जो क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण भीमबेटका, यहां से भी इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात की अगर बात किया जाए, तो गुजरात में निम्न पुरा पाषाण काल में आपको एक नाम बताया था, हिरण घाटी। याद रखना है हिरण घाटी कौन से क्षेत्र में है, बस यही प्रश्न पूछेगा। किस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं यह नहीं पूछा जाएगा। ओरसंग घाटी निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है, और मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हो रहा है। राजस्थान की बात कर लिया, उत्तर प्रदेश की बात कर लिया, गुजरात की बात कर लिया। इसके अलावा झारखंड से भी, बिहार से अभी तक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं इस काल के। निम्न पुरा पाषाण कालीन पैसरा मिल गया था हमें, लेकिन मध्य पुरा पाषाण कालीन बिहार से साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। झारखंड की अगर बात किया जाए, तो झारखंड में आपने सिंहभूम जिला का नाम सुना होगा, आपने पलामू का नाम सुना होगा, पलामू। ये दो स्थान हैं झारखंड के जहां से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान में रखे रहें। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात किया जाए, तो महाराष्ट्र में आपको याद है चिरकी नेवासा जो क्षेत्र है, यहां से तो प्राप्त हो ही रहा है, प्रारूप स्थल है। इसके साथ साथ पाटने, अब ये एक स्थल निश्चित रूप से आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है पाटने। तापी नदी का नाम सुने हैं ना, तापी नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए बहती है पाटने। पाटने एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है जहां से प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हो रहा है वह मध्य पुरा पाषाण काल का प्राप्त हो रहा है, मध्य पुरा पाषाण काल का प्राप्त हो रहा है। हालांकि उच्च पुरा पाषाण काल का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, उच्च पुरा पाषाण काल का भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, एंड यहां से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है। बात स्पष्ट हुई। पाटने तापी नदी घाटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मध्य पुरा पाषाणिक स्थल है। हालांकि पाटने स्थल की जो खुदाई हुई वहां से मध्य पुरा पाषाण कालीन प्रथम लेयर तो प्राप्त हो ही रहा है,
लेकिन इसके अलावा उच्च पुरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। मध्य पाषाण कालीन भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहा है। तो पाटने निश्चित रूप से आपको याद रखना है। नेवासा से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इस काल का प्रारूप स्थल है, निश्चित रूप से आपको याद रखना है। एचडी सांकलिया, पाटने को भी याद रखना है। इसके अलावा ये जो गुजरात वाला बताया, हिरण घाटी और संग घाटी, यह निश्चित रूप से याद रखना है। इसके अलावा भीमबेटका के संदर्भ में ऊपर ही हमने देख लिया था कि निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर के कहां तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं यहां से। फिर यहां पे आपको बेलन घाटी याद रखना है, निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है। मध्य नवपाषाण काल तक की सारी जानकारी मिल रही है। कालपी निश्चित रूप से याद रखना है। सिंगरौली निश्चित रूप से याद रखना है। जो कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बातें बता रहा हूं, इस काल से संबंधित जो बातें याद रखनी है। बीएन मिश्रा साहब का नाम निश्चित रूप से याद रखना है। लूनी उद्योग का संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से था, याद रखना है हमें। इसके अलावा लूनी नदी घाटी का क्षेत्र मध्य पुरा पाषाण काल, होकरा, बरिधानी, बागन, बेड़च, कादमली, ये स्थल राजस्थान क्षेत्र से ही है, याद रखना है। इसके अलावा पोतवार पठार अब भूल जाइएगा, पोतवार पठार अब भूल जाइएगा, लेकिन संघाओ गुफा मध्य पुरा पाषाण काल के संदर्भ में याद रखिएगा। संघाओ गुफा के संदर्भ में आपको यह ध्यान में रखना है कि संघाओ गुफा से जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, संघाओ गुफा से जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, वह मुख्य रूप से मध्य पुरा पाषाण काल का प्राप्त हो रहा है। संघाओ गुफा से जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वह मध्य पुरा पाषाण काल का प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ साक्ष्य उच्च पुरा पाषाण काल का भी संघाओ गुफा से प्राप्त हो रहा है। मुख्य रूप से इसका संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से ही है, संघाओ गुफाओं का। गुडियम गुफा का संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से नहीं, गुडियम गुफा का संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से, तमिलनाडु के अंतर्गत। संघाओ गुफा का संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से। ध्यान में रहेगी ये सारी बातें। और इसमें एक तमिलनाडु की भी बात कर ले। महाराष्ट्र की बात हो गई, यहां पे आंध्र प्रदेश से भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश से भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, कुडप्पा नाम का जिला है, और कुडप्पा जिला के अंतर्गत नंदीपल्ली, नंदीपल्ली नामक स्थान है, निश्चित रूप से याद रखिएगा, नंदीपल्ली याद रखना है। कर्नाटक से भी कुछ स्थल प्राप्त हो रहे हैं इस समय काल के। तमिलनाडु से भी कुछ स्थल प्राप्त हो रहे हैं इस समय काल के, और तमिलनाडु में अतिरंपक्कम निश्चित रूप से याद रखिएगा, न सिर्फ निम्न पुरा पाषाण काल बल्कि मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी अतिरंपक्कम से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तमाम सारे भारत के वह स्थल जहां से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है वो आपको दोबारा से बता दिया। नेवासा याद रखना है, पाटने याद रखना है, नंदीपल्ली को याद रखना है, जो जो बातें बताया, गुजरात याद रखना है, फिर बेलन घाटी, भीमबेटका मध्य प्रदेश वो याद रखना है, बेलन घाटी, कालपी, सिंगरौली निश्चित रूप से याद रखना है। तमाम सारी जो बातें आपको दोबारा से बताया वह नहीं भूलना चाहिए, प्रश्न यहां से बनेगा। इसके अलावा आपको जो ये सारी बातें बताया कि यह जो मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है उसके लिए कई सारे नामों का जो प्रयोग किया गया है, वह नाम कौन कौन से हैं निश्चित रूप से आपको याद रखना है। किन किन नामों का प्रयोग किया गया है इस समय काल के लिए वह याद रखना है।
नेवासा निश्चित रूप से याद रखना है। एचडी सांकलिया का नाम निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि एचडी सांकलिया ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस काल की पहचान नेवासा से प्राप्त उपकरणों के आधार पे किया था। तो भारत में मध्य पूरा पाषाण काल की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? एचडी सांकलिया को जाता है। कौन से स्थल को जाता है? नेवासा को जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल अभी पढ़ेंगे ना, तो उच्च पूरा पाषाण काल की जानकारी भारत में किस स्थान से होती है? तो भारत में उच्च पूरा पाषाण काल का भी दौर रहा, इस बात की सर्वप्रथम जानकारी बेलन घाटी से होती है। जैसे मध्य पूरा पाषाण काल की प्रथम जानकारी भारत में नेवासा से होती है, वैसे ही उच्च पूरा पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी बेलन घाटी से होती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। चले, अब जो हमारी बात होगी, अब कुछ बातें आपको बस समझने के लिए है। कल जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, इसी समय 12 सवा 12 बजे के आसपास जब हम लोग कल अगली क्लास करेंगे ना, तो डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन जो खास खास बातें हैं उनको निश्चित रूप से अभी आपको ध्यान में रख लेना है। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, जो कुछ खास बातें हैं 8-10, वह निश्चित रूप से आपको अभी ध्यान में रख लेना है। डिटेल में तमाम सारे स्थलों से जोड़ करके कल हम लोग इस पे विधिवत रूप से बात करेंगे। फिलहाल एक समझ वाली बात, जो कि परीक्षा में प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह कि इस काल का जो कल्चर था, मानव था, उसका जीवन क्या स्थायी रहा? हां या ना बताएं। क्या इस काल के मानव का जीवन अस्थायी था? हां या ना? उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मानव का जीवन क्या होगी सुप्रिया जी, होगी। मानव जीवन अस्थायी था? हां लिखे हैं आप लोग। उच्च पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन क्या अस्थायी था? आप लोग हां क्यों लिख रहे हैं? रेणु जी, संगीता जी, सुनीता जी, ऐसा क्यों भाई? भाई स्थायी जीवन कब होता है? स्थायी जीवन तो तब होता है ना जब कृषि हो गया। अब आदमी जहां पर खेती कर रहा है वहां पे अब टिक करके रहेगा, छोड़ करके वो जगह नहीं जाएगा। जब पशुपालन होगा, कृषि होगा, तब जा करके ना जीवन स्थायी होगा। जीवन स्थायी कब होगा? जब भूमि की संकल्पना निकल करके आएगी, निजी भूमि की संकल्पना निकल करके आएगी, तब ना जीवन अस्थायी होगा। मानव जीवन कैसा है? इस काल का मानव जीवन जो है मेरे भाई, वो जन जीवन जो है वह प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर है। चूंकि प्रकृति पर निर्भर है तो वह जीवन अस्थायी होगा, न कि स्थायी होगा। उच्च पूरा पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य नहीं है, पशुपालन के साक्ष्य नहीं है, निजी भूमि की संकल्पना नहीं है। जीवन कैसा है? प्रकृति पर निर्भर है, अस्थायी प्रकार का है। जहां भोजन मिलेगा,
शिकार पे जा रहा है, अब खाना वाना बनाना आता नहीं है, झोपड़पट्टी के परिपक्व साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं अभी, मनुष्य को जहां पर भोजन मिलेगा वहां चला जाएगा पीछे पीछे शिकार करते हुए। तो प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है तो क्या है, उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है, उत्पादक नहीं है। फिर एक बात, क्या उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य अग्नि के प्रयोग से परिचित था? हां या ना? क्या मनुष्य अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उच्च पुरा पाषाण काल में? ये तो बातें बहुत पहले भी हो गई हैं। अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। फिर एक बात मुझे बताएं, क्या उच्च पुरा पाषाण काल में मृद भांडों के साक्ष्य मिलते हैं क्या? उच्च पुरा पाषाण काल में मृद भांड के साक्ष्य मिलेंगे क्या? किसी ने हाँ लिख दिया क्या? ना जी, मृद भांड के भी साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। मतलब उच्च पुरा पाषाण काल में न तो कृषि है, न तो पशुपालन है, न तो मृद भांड है, न तो अग्नि है, ये सब कुछ भी नहीं है। क्या है? तो उच्च पुरा पाषाण काल में जो है वो है शिकार है, मनुष्य संग्रह कर रहा है तो संग्राहक है खाद्य पदार्थों का, जीवन कैसा है, अस्थाई है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें नहीं है। इतनी बातें तो निश्चित रूप से याद रखने की जरूरत है। उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया उच्च पुरा पाषाण काल का। जब हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो कुछ तथ्यात्मक बातें जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार मध्य पुरा पाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मध्य पुरा पाषाण कालीन नेवासा से प्राप्त होता है, तो उच्च पुरा पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वह कहां से प्राप्त होता है? बेलन घाटी से प्राप्त होता है। अर्थात बेलन घाटी से सर्वप्रथम इस काल का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ, और जब उसका काल निर्धारण किया गया तो यह हमें पता चला कि यह मध्य पुरा पाषाण कालीन नहीं है, उसके बाद का है। न तो मध्य पुरा पाषाण कालीन है और न तो मध्य पाषाण कालीन है, बल्कि दोनों के बीच का है। तो स्पष्ट हुई स्थिति कि बेलन घाटी क्षेत्र से इस काल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। दूसरी बात, इस काल के जो उपकरण हैं, इस काल के जो उपकरण हैं, जो भी उपकरण हैं, अभी उस पे आते हैं, इनकी समानता पश्चिमी यूरोप की मेगदेलियन संस्कृति से, मेगदेलियन संस्कृति के जैसे देखने को मिलती है। तो जैसे मध्य पुरा पाषाण काल के लिए मुस्तूरियन संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही उच्च पुरा पाषाण काल के लिए मेगदेलियन संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगी बात। उपकरण में समानता के आधार पर
यूरोप की मेगडेलियन संस्कृति में जैसे उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे, वैसे ही इस समय काल के भारत में मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। तो इस काल के लिए मेगडेलियन संस्कृति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उपकरणों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो महत्वपूर्ण बात यह है, उपकरणों में खासी मतलब विशेष विशिष्टता देखने को मिलती है। उपकरणों की विशिष्टता का युग रहा यह एक प्रश्न बनता भी है। उपकरणों की विशिष्टता या पाषाण उपकरणों की विशिष्टता या पाषाण उपकरण का युग किसे कहा जाता है? तो यह उच्च पूरा पाषाण काल के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया जाता है। उपकरणों की विशिष्टता का युग, उपकरणों की विशिष्टता का युग। अब जब उपकरणों की विशिष्टता का हम लोग अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार की बातें निकल करके आती हैं। कुछ किताबों में एक बात दिया हुआ है, कुछ किताबों में दूसरी बात दी हुई है। समझिएगा, उपकरणों की विशिष्टता कहने का मतलब क्या है? दो बातें। पहली बात यह कि प्रत्येक कार्य के लिए अब किसी पेड़ को काटना है, पेड़ को छिलना है, छिल करके छोटे छोटे टुकड़े करना है, फिर उन टुकड़ों से कुछ उपकरण बनाना है। तो अब अलग अलग कार्य हैं, पेड़ काटना, छीलना नहीं, फिर पेड़ की टहनियां हुई या जो भी हुए, अब उनको काटना है तो कुछ अलग उपकरण, फिर उन छोटे छोटे खंडों से कुछ उपकरण बनाना है तो उसके लिए अलग उपकरण। अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य हेतु अलग अलग उपकरण देखने को मिलता है। अलग अलग उपकरण, प्रत्येक कार्य हेतु अलग अलग उपकरण। एक तो विशिष्टता का मतलब यह हो गया। दूसरा, एक ऐसा औजार, एक ऐसा औजार जिसकी डिजाइन ऐसे बनाई गई, डिजाइन ऐसे बनाएगी, डिजाइन ऐसी कि उसमें एक सिरा, किसी पत्थर में एक सिरा ऐसा बनाया गया जिससे काटा जा सके, जिससे काटा जा सके, काटना। एक सिरा ऐसा बनाया गया जिससे छीला जा सके, छीलना हो गया। एक सिरा ऐसा बनाया गया कि छोटे छोटे उपकरण बनाए जा सके। मतलब एक ही पत्थर के औजार में ऐसे ऐसे सिरा बना दिया गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बीच में कि एक ही पत्थर के उपकरण बहु प्रयोगी हो गए। डिजाइन ऐसा कि एक ही पत्थर बहु उपयोग में प्रयोग हो रहा है, बहुपयोगी हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कुछ किताबों में आपको यह देखने को मिलेगी बात, कुछ किताबों में यह इस काल से संबंधित, लेकिन वास्तव में सच्चाई इस प्रकार की रही, इस काल से संबंधित। क्लियर है बात? क्यों भाई? अब समझें कि यह जो उपकरण है, इस काल का मुख्य उपकरण क्या है? तो इस काल का जो मुख्य उपकरण है, मुख्य उपकरण क्या है? पहले भी हमने बताया हुआ है, जल्दी से बताएं आप कि इस काल का मुख्य उपकरण क्या है?
रेणु जी, मिग्डेलियन नाम है किसी स्थान का, उस नाम से कुछ खास प्रकार के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी मिल रही है। तो किसी समय काल के कल्चर का नामकरण करने के लिए, चूंकि उस स्थान विशेष से सर्वप्रथम उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, मिग्डेलियन नामक स्थान से प्राप्त हो रहे हैं, तो कल्चर का नामकरण ही मिग्डेलियन कर दिया गया। अब जो खास उपकरण प्राप्त हो रहे हैं वह किस आकार प्रकार के हैं, पत्थर के हैं, कुछ वैसे ही भारत में भी प्राप्त हो रहे हैं। तो मिग्डेलियन संस्कृति, मिग्डेलियन नाम है यूरोप में एक स्थान विशेष का जहां से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। कुछ वैसे ही उपकरण भारत में भी इस काल के प्राप्त हो रहे हैं। तो उपकरणों की समानता के आधार पे उच्च पुरा पाषाण काल में जो भारतीय संस्कृति है, जिसे ब्लेड ब्यूरीन संस्कृति कहा जाता है, ब्लेड ब्यूरीन संस्कृति कहा जाता है, यह ब्लेड ब्यूरीन संस्कृति में जो उपकरण है ब्लेड मुख्यतः और ब्यूरीन गिरमिट, ये वैसे ही उपकरण हैं जो कि यूरोप के इस क्षेत्र विशेष में भी पाए गए हैं। ठीक है, ब्लेड ब्यूरीन, विदारणी नहीं सीमा जी, ठीक है, ब्लेड ब्यूरीन, ठीक है, ब्यूरीन का मतलब गिरमिट भी कहा जाता है। तो उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी क्षेत्र से। उपकरणों में समानता के आधार पे यूरोप की मिग्डेलियन कल्चर के समान ही भारत में भी इस काल के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, मुख्य रूप से ब्लेड ब्यूरीन जैसे। तो यूरोप की मिग्डेलियन संस्कृति के उपकरणों भारत के इस समय काल के प्राप्त उपकरणों में समानता है। तो भारतीय उच्च पुरा पाषाण काल को मिग्डेलियन संस्कृति के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपकरणों में विशिष्टता, उपकरणों की विशिष्टता का युग कहा जाता है। दो प्रकार से इसे समझा जा सकता है, वह दोनों प्रकार आपको बताया। मुख्य उपकरण क्या है? ब्लेड और ब्यूरीन है। अब यह जो समय काल है, अब इसमें एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, जैसे तमाम सारे पत्थर अभी हमने देखे। एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है चकमक पत्थर। चकमक पत्थर नाम सुना होगा। चकमक पत्थर के प्रधानता की वजह से चकमक उद्योग भी कहा जाता है इस समय काल के लिए। चकमक उद्योग की प्रधानता रही, इस प्रकार की शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि यह जो समय काल है मोटे तौर पे 40,000 से शुरुआत हो रही है, नहीं 40,000 से 10,000 तक जा रहा है। 40,000 क्या है? आधुनिक मानव की शुरुआत का दौर है। तो यह जो समय काल है उच्च पुरा पाषाण काल, यहां पे होमोसेपियंस का आविर्भाव भी देखने को मिल रहा है। होमोसेपियंस का आविर्भाव किस काल से आप संबंधित करेंगे? तो होमोसेपियंस का आविर्भाव उत्पत्ति उच्च पुरा पाषाण काल से ही आप टिक करेंगे। क्लियर है बात? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह जो उच्च पुरा पाषाण काल है मेरे भाई, तो उच्च पुरा पाषाण काल में कुछ और खास बातें भी देखने को मिलती हैं। जैसे उच्च पुरा पाषाण काल में पहली बार एक नई चीज देखने को मिली। पहली बार हड्डी से निर्मित उपकरण। ये उपकरण कैसे हैं? गैर यंत्रीय हैं। गैर यंत्रीय, आपको औजार उपकरण में अंतर पहले ही बता दिया था। ठीक है, निर्मित उपकरण, ये इसको हम लोग कह सकते हैं अस्थि अवशेष या अस्थि पुरावशेष। नहीं, अस्थि पुरावशेष। हड्डी से निर्मित क्या है? हड्डी से निर्मित पहली बार ऐसा हो रहा है कि हड्डी का बना हुआ कुछ उपकरण हमें देखने को मिल रहा है, और जो कि औजार नहीं है, गैर यंत्रीय है। क्या है? अस्थि अवशेष में क्या है? कहां से? तो बेलन घाटी क्षेत्र में लोहदा नाला है। बेलन घाटी क्षेत्र में लोहदा नाला
मुझे लगता है कम से कम 2-3 बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है, कम से कम 2-3 बार यहां से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। एक स्त्री मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, हड्डी से बनी एक स्त्री मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई, कहां से? लोहदा नाला क्षेत्र से। नहीं, क्लियर है जी सुप्रिया जी? ह्यूमन फिगर, स्त्री मूर्ति का साक्ष्य मतलब एक हड्डी का टुकड़ा है और किस आकार का है वह, उसको तराश करके एक महिला की मूर्ति का रूप दे दिया गया है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो उच्च पुरा पाषाण काल है, पहली बार भारत में हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकला के साक्ष्य इसी समय काल के प्राप्त होते हैं। और ये जो चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यह गुफाओं में बने हुए हैं, पत्थरों पर बने हुए हैं, तो इसको कहा जाता है शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र। गुफा की दीवारों पर बने हुए हैं तो इसको भित्ति चित्र भी कहा जाएगा, शैल भित्ति चित्र भी कहा जाएगा। कहां से प्राप्त हो रहा है? तो सर्वप्रथम कौन सा स्थान है? भीमबेटका है। भीमबेटका तो हमने देखा कि निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी, मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी और उच्च पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी भीमबेटका से प्राप्त हो रहा है। नहीं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य भी प्राप्त होगा, अभी देखते हैं। ये जो भीमबेटका है, यहां से शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम किस काल के? उच्च पुरा पाषाण काल के। उच्च पुरा पाषाण काल के सबसे पहले प्राचीनतम चित्र प्राप्त हो रहे हैं, गुफा की दीवारों पर बने हुए। अब समझिए, भीमबेटका से ये जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं, इनकी खोज का श्रेय किसे जाता है? वीएस वाकणकर साहब को जाता है। वीएस वाकणकर साहब को जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो भीमबेटका है, कोई एक गुफा, दो गुफा नहीं है, कुल कितने गुफा की जानकारी मिल गई है? 642 गुफा की जानकारी मिली है भीमबेटका से अभी तक। कितनी? 642। और इन 642 में से लगभग 400 गुफा ऐसी हैं, 400 गुफाओं से चित्र के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चित्र के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं लगभग 400 गुफाओं से। याद रहेगी बात जी? ठीक है, वीएस वाकणकर साहब। अच्छा, एक वर्ष भी आपको याद रखना चाहिए, 1957 का यह दौर है, 1957 का दौर है, जब वीएस वाकणकर के नेतृत्व में यहां पे गुफाओं संबंधी अवशेष प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक है, 642 कुल गुफाएं भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें से अकेले 400 में चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो कि प्रश्न बनता है, शैल चित्र के प्रथम साक्ष्य किस काल के प्राप्त होते हैं? उत्तर लिखिएगा जरा। भारत में शैल चित्र के प्रथम साक्ष्य किस काल के प्राप्त होते हैं? उत्तर लिखिए। इसमें एक बात और कि 400 गुफाओं से चित्र के साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हो रहा है वह उच्च पुरा पाषाण काल का, लेकिन अधिकांश जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, अधिकांश या सर्वाधिक जो चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वह उच्च पुरा पाषाण काल के नहीं हैं, वह
मध्य पाषाण काल के हैं। किसके? मध्य पाषाण काल के। याद रहेगी बात, ये दो अंतर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। भीमबेटका से जो शैल चित्र का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाण काल का मानव कोई चित्र बनाया होगा। तो प्राचीनतम चित्र के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उच्च पुरा पाषाण कालीन, लेकिन सर्वाधिक चित्र किस काल में बनाए गए होंगे? भीमबेटका की गुफाओं में मध्य पाषाण काल में निर्मित रहे होंगे। ठीक है, यह अलग से तथ्य है, ध्यान में रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। अच्छा, एक चीज और, भारत में पहली बार चूल्हा खाना बनाने वाला चूल्हा, भारत में पहली बार प्राचीनतम चूल्हे का जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वह इसी समय काल का प्राप्त हो रहा है। एक और इस काल में नई बात देखने को मिलती है। क्या? उच्च पुरा पाषाण काल में ही भारत में सर्वप्रथम कह लें या प्राचीनतम कह लें, चूल्हा का साक्ष्य इसी समय काल का प्राप्त हो रहा है। चूल्हा, खाना बनाने के लिए चूल्हा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? तो आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे रॉबर्ट ब्रुसफुट को, तो आपको वहां पे बताया था कि कुरनूल गुफाओं की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रुसफुट को ही जाता है। कुरनूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश, करनूल गुफाओं का वास्तव में जो नाम है बिलासुरगम, वो गांव का नाम है बिलासुरगम गुफाएं। ठीक है, बिलासुरगम, तो बिलासुरगम आवे चाहे कुरनूल आवे एक ही बात है। ठीक है, वहां से चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात करनूल से नहीं, कुरनूल से। कहां पे? आंध्र प्रदेश, चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च पुरा पाषाण काल में सारे लोग खाना बनाने लगे होंगे, ऐसा नहीं है। गलती से अपवाद स्वरूप एक साक्ष्य मिल जा रहा है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। खाना वाना नहीं बन रहा है इस काल में, लेकिन गलती से एक साक्ष्य मिला चूल्हे का और कार्बन 14 डेटिंग किया गया या यूरेनियम थोरियम श्रृंखला विधि के तहत काल निर्धारण किया गया, तो पता चला कि यह उच्च पुरा पाषाण कालीन दौर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अपवाद स्वरूप है, लेकिन तथ्य तो है, किताबों में लिखा हुआ है, तो बस हमें याद रखना है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत में खाना बनाने की शुरुआत हो गई उच्च पुरा पाषाण काल में, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस एक साक्ष्य है अपवाद स्वरूप उच्च पुरा पाषाण काल में। क्लियर है बात? फिलहाल अभी इसी को याद रखा जाए। ठीक है सीमा जी? नहीं, ठीक है, चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहा है, ये प्रश्न पूछा भी गया है और किताबों में लिखा भी है। ठीक है, फिलहाल इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चले फिर, कल तमाम सारे स्थलों से जोड़ करके कुछ और बातें भी बताऊंगा
ये उच्च पुरा पाषाण काल को ही लेकर के कल भी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल पे आएंगे, फिर क्रमशः नव पाषाण काल पे, ठीक है। जब ये हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो फिर कुछ ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों के विषय में जानकारी करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, एक प्रश्न बनता है, विभिन्न मृदभांड संस्कृतियों से लेकर के उसको भी देखते हुए, मतलब विधिवत रूप से यह पाषाण काल, ताम्र पाषाण, फिर इसी क्रम में महापाषाण भी दक्षिण भारत की हम लोग देखेंगे, फिर विभिन्न मृदभांड संस्कृतियां हैं वो भी कवर करेंगे। उसके बाद जाकर के फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता पे डिस्कस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कम से कम 2-3 प्रश्न यहां से प्रत्येक वर्ष बनते हैं, तो हमारा वह निश्चित रूप से खूब अच्छे से तैयार हो जाए। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।